ये स्प्रिंग बूट सीरीज का 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग डिटेल से रेस्ट एपीआई को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं रेस्ट एपीआई और इसके जो भी इंपॉर्टेंट एचटीटीपी मेथड्स होते हैं उसको कवर करेंगे, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। ये सारे ऑपरेशंस को इसमें कवर करेंगे। तो इसमें जो हम लोग एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो हम लोग प्रोडक्ट सर्विस का एग्जांपल लेंगे, जिसमें एक हमारा प्रोडक्ट होगा। कई सारे प्रोडक्ट को हम लोग एक ग्रुप करते हैं वो कैटेगरी में। तो एक कैटेगरी होगा, एक कैटेगरी में कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो मीन्स कैटेगरी और प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप होगा वो होगा हमारा वन टू मेनी का। तो हम लोग उसी एग्जांपल को इसमें देखेंगे और जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो आप रेस्ट एपीआई को बड़े आसानी से बना सकते हो। इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे सारे एचटीटीपी मेथड्स को और जो बेसिक CRUD ऑपरेशंस है उसको सीखेंगे, और जो रिलेशनशिप होता है मेनी टू वन, वन टू मेनी का, वो चीज़ इसमें सीखेंगे। तो जैसे कि हम लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी में जैसे हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मोबाइल और लैपटॉप, और क्लॉथिंग के सेक्शन में कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमने अभी एक रखा है टी-शर्ट्स। और होम अप्लायंस में भी कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे ब्यूटी है तो उसके अंदर भी कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये एक एग्जांपल लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी से हम लोग रेस्ट एपीआई बनाना हम लोग सीखेंगे। तो रियल लाइफ में हम लोग इस चीज़ को कहाँ देखते हैं, जैसे हम लोग कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट का। तो उसमें यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे जैसे कई सारे कैटेगरी होते हैं। जब हम लोग कर्सर यहाँ पे लेके जाते हैं तो वो क्या शो करता है, हमारा सब कैटेगरी शो करता है, और उसके अंदर में जितने सारे प्रोडक्ट हैं वो हमारे शो करते हैं। तो उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा वो प्रोडक्ट शो कर देगा। तो इस कैटेगरी में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में गए तो इसमें जितने सारे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड उसके सब कैटेगरी आ गए। उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फिर प्रोडक्ट शो कर देगा। तो एक प्रोडक्ट के अंदर में बेसिक सा एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम हो गया, उसका आईडी हो गया, उसका प्राइस हो गया। ये सारे डिटेल्स होते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या हैं वो सारे डिटेल्स होते हैं। तो हम लोग इसी चीज़ को इस रेस्ट एपीआई में समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम लोग यूआई अभी कवर नहीं करने जा रहे हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे यूआई का। तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि रेस्ट एपीआई किस तरह से काम करता है, क्या होता है। तो उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले किस तरह का हमारा एपीआई होगा। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पोस्टमैन पे। तो हम लोग पोस्टमैन पे आ गए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक कैटेगरी बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो हमारा एक कैटेगरी रेडी हो गया, इसके अंदर में प्रोडक्ट अभी एम्प्टी है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट का हम लोग पेलोड पास कर दिए, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और कैटेगरी आईडी। किस कैटेगरी में इसको सेव करना है, तो कैटेगरी 1। तो हम लोग जब कोड स्टार्ट करेंगे तो ये सारा चीज़ हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और ये सारा चीज़ हम लोग स्क्रैच से बनाएंगे, और उसमें हम लोग एक एक करके जो भी चीज़ आते जाएगा हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बन गया है यहाँ पे इस तरह से, और कैटेगरी आईडी यहाँ पे आ गया है। प्रोडक्ट आईडी जो है वो जनरेट हो गया है, 1 है। अभी कोई प्रोडक्ट नहीं था, ये फर्स्ट था, तो ये हमारा 1 हो गया है। और नेम, प्रोडक्ट कौन सा है, स्मार्टफोन। तो इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइस हो गया, और कैटेगरी आईडी हो गया। इस तरह से हम लोग बना दिए। अब हमें जब फेच करना है, उस गेट ऑल कैटेगरी जो है उसको कॉल करेंगे। और जैसे ही इस तरह से एपीआई स्लैश कैटेगरीज को गेट कॉल करते हैं तो वो क्या होगा, हमारा रिजल्ट कहाँ गया, रिजल्ट शो कर देगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में वो सेव हो गया और प्रोडक्ट जो है हमारा आ गया। एक कैटेगरी के अंदर में कई सारे प्रोडक्ट सेव हो सकते हैं, तो इसलिए ये एरे, यहाँ पे देख सकते हो एरे का सिंबल। तो इसके अंदर में वो ऐड होता जाएगा। मान लो दूसरा प्रोडक्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो स्मार्टफोन है। तो यहाँ पे स्मार्टफोन के जगह हम लोग अब लैपटॉप लिखते हैं। हमने पेलोड बना दिया, इस बॉडी के अंदर में पास कर दिया है लैपटॉप, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और कैटेगरी आईडी। किस कैटेगरी में सेव करना है, 1 में। तो जैसे ही हम लोग सेव करेंगे तो हमारा ये यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया, 201 मीन्स क्रिएटेड, और ये हमारा सेव हो गया। और जब हम लोग गेट कैटेगरी करेंगे तो हम लोग इसके डिटेल्स को देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी 1 के अंदर में है हमारा नेम, क्या है कैटेगरी का, इलेक्ट्रॉनिक्स। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हो गया हमारा स्मार्टफोन, लैपटॉप। इस तरह से कई सारे प्रोडक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसमें कई सारे कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। उस कैटेगरी में हम लोग कई सारे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। हम लोग सब कुछ स्क्रैच से सीखेंगे। हमें कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च करना हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट और उसका आईडी डालने पे हमारा क्या आ जाएगा, वो प्रोडक्ट डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 सर्च किए तो हमारा स्मार्टफोन आ गया। अगर हम 2 सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड जो होगा 2 का, वो आ जाएगा हमारा लैपटॉप। और ये किस कैटेगरी के अंदर में है, वो कैटेगरी आईडी 1 है उसका। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग कैटेगरी भी चेक कर सकते हैं। जैसे कैटेगरी हमारे पास 1 है तो
इस 1 में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्स है 200 और इस कैटेगरी 1 का हमें डिटेल्स मिल गया इलेक्ट्रॉनिक्स और उसका जो प्रोडक्ट था वो आ गया है। अब हमें अगर पर्टिकुलर लैपटॉप को अपडेट करना है, इसका प्राइस को अपडेट करना है, तो हम इस पेलोड को सिंपली पास करेंगे यहाँ पे अपडेट में, और यहाँ पे अगर पेस्ट कर देंगे इस तरह से, तो इसका क्या है ID2 है, ये ठीक है। इसका हम 65 प्राइस चेंज कर रहे हैं। लैपटॉप है हाई गेमिंग, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको सेव करेंगे, ये प्रोडक्ट 1 और यहाँ पे प्रोडक्ट 1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये प्रोडक्ट 1 नहीं होगा, यहाँ पे हम प्रोडक्ट 2 को अपडेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जब हम लोग सेव करेंगे तो प्रोडक्ट 2 हमारा अपडेट हो गया है, और जब हम लोग ऑल कैटेगरीज में जाएंगे तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो लैपटॉप है वो अपडेट हो गया। इस तरह से हम लोग अपडेट कर सकते हैं। फिर डिलीट अगर हमें करना है, मान लो कि डिलीट प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं, प्रोडक्ट को डिलीट करने पे हम लोग 2 जिसका आईडी हो वो डिलीट हो जाएगा, तो हमारा जो लैपटॉप वाला है वो डिलीट हो गया। यहाँ पे रिटर्न कर दिया 204 मीन्स नो कंटेंट, मतलब वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। और ये डिलीट हो गया तो हम लोग इसको चेक कर वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से कैटेगरी से। कैटेगरी को जब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में ये 2 था, तो ये हमारा गायब हो जाएगा, अभी रिस्पॉन्स में नहीं आएगा, तो ये हट गया। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग समझेंगे एपीआई के बारे में। रेस्ट एपीआई क्या होता है, थोड़ा बेसिक थ्योरी समझ के हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, रेस्ट एपीआई क्या होता है। तो रेस्ट जो होता है, रेस्ट का मतलब होता है रेस्ट स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, ठीक है। RE से होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, और इट इज़ अ वे टू इम्प्लीमेंट कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एप्स। तो इस ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, ये कोई भी दो एप्लीकेशंस में कम्युनिकेशन कराने के लिए हम लोग रेस्ट एपीआई का यूज करते हैं। और भी होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन रेस्ट एपीआई जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। फिर ये क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन मॉडल है जो स्टेटलेस कम्युनिकेशन होता है। स्टेटलेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जैसे कि सर्वर से अगर हमें कुछ डेटा चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि जो सर्वर को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डेटा सेंड करने के लिए क्लाइंट को, तो वो सेम इन्फॉर्मेशन उसको भेजना पड़ेगा, वो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए सर्वर को, तभी वो एग्जैक्ट डेटा दे पाएगा। मान लो कि इस स्टेटलेस का एग्जांपल के लिए हम लोग, मान लो हम लोग पिज़्ज़ा शॉप जाते हैं, तो वहाँ पे जब हम लोग ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़ा, जैसे हम लोग वहाँ पे बोलते हैं कि चीज़ बस्ट साइज़ मीडियम होगा और साथ में एक गार्लिक ब्रेड, तो हमें वो ऑर्डर मिल जाता है, हमारा ऑर्डर क्रिएट हो जाता है, फिर हमें वो मिल जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब हम लोग जाते हैं सेम ही ऑर्डर करने के लिए, तो हमें फिर से बोलना पड़ेगा सेम चीज़ कि चीज़ बस्ट हमें चाहिए मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा, और साथ में क्या चाहिए, गार्लिक ब्रेड चाहिए। तो हम लोग अगर बोले तो वो फिर से हमें बना करके देगा, क्योंकि उसको वो चीज़ याद नहीं रहता, इतना सारा उसके पास ऑर्डर आते हैं, उसको ये पता नहीं है। हमें जितनी बार भी जाएंगे हमें उतनी बार अपने ऑर्डर को रिपीट करना होता है। सेम ही चीज़ होता है कम्युनिकेशन में, जब सर्वर को हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो रिस्पॉन्स सेंड करने से पहले जो भी ज़रूरत होता है, जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्रोडक्ट आईडी हमें सेंड करना पड़ेगा, तभी वो उस प्रोडक्ट का डिटेल वो सेंड कर पाएगा। तो वो जितनी बार भी हम लोग प्रोडक्ट आईडी सेंड करेंगे तो उतनी बार वो रिस्पॉन्स देगा। अगर हम प्रोडक्ट आईडी सेंड नहीं करते हैं तो सर्वर को पता नहीं होता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट सेंड करेगा, या तो ऑल प्रोडक्ट सेंड कर सकता है या फिर उसे पता नहीं है कि कौन सा। तो इसलिए उसको स्टेटलेस कम्युनिकेशन बोला जाता है कि हर बार जितनी बार भी हम एपीआई हिट करेंगे तो साथ में जो भी डिटेल्स हमें सर्वर को चाहिए वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी वो उस बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट है, बेस्ड ऑन द पेलोड है, उसको वो प्रोसेस करके हमें रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब इट वाइडली यूज्ड फॉर बिल्डिंग स्केलेबल एंड इजी टू मेंटेन एपीआई। तो ये इसका बहुत ही वाइडली बड़े लेवल पे यूज़ होता है रेस्ट एपीआई का, और इसको मेंटेन करना भी आसान हो जाता है, जैसे बड़े लेवल पे जैसे माइक्रो सर्विसेज में इसका यूज़ किया जाता है रेस्ट एपीआई का। तो ये हो गया, जैसे यहाँ पे समझो ये क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर हो गए, ये क्या करता है, ये सेंड करता है, मान लो एक प्रोडक्ट डिटेल्स चाहिए, उसका आईडी वो सेंड कर रहा है सर्वर को, तो सर्वर क्या सेंड करेगा, इसको सर्वर जो सेंड करेगा रिस्पॉन्स, वो इन ए जेसन फॉर्मेट और एक्सएमएल फॉर्मेट में इसको सेंड कर सकता है। तो जैसे ये बैकएंड सर्वर है तो ये क्या सेंड किया हमें, सेंड रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में। तो जेसन फॉर्मेट जो है वो ये क्लाइंट किसी भी कोड में लिखा हो वो इसको
प्रोसेस कर पाएगा जेसन को। तो इसलिए या तो ये जेसन में सेंड करेगा या फिर एक्सएमएल में सेंड करेगा, और कई तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। कॉमनली जो यूज होता है वो जेसन यूज होता है। इसमें हम लोग रिस्पॉन्स में हम लोग इमेज भी ला सकते हैं, और इसमें हम लोग फाइल भी फेच कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ हम लोग इससे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी समझने के लिए समझो, ये क्लाइंट रहेगा, सर्वर रहेगा। सर्वर क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा और सर्वर जो रिसीव करेगा। क्लाइंट क्या हुआ? क्लाइंट हो गया जैसे कि हमारा वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, और कोई बैकएंड सर्वर भी होता है। जैसे सर्वर से सर्वर कम्युनिकेट कराना हो तो एक सर्वर दूसरे सर्वर को भी कॉल कर सकता है इस तरह से। ठीक हो गया। जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा उसको हम लोग क्लाइंट बोल सकते हैं। सिंपल सा चीज़ है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो HTTP मेथड होता है वो कितने तरह के होते हैं तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे गेट होता है, पोस्ट, पोट, डिलीट, पैच, और भी होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 5 हैं। जैसे गेट, गेट का यूज किया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए। जैसे हम लोग प्रोडक्ट का डिटेल जानना, तो हम आईडी सेंड किए तो हमें प्रोडक्ट का डिटेल मिल गया, तो वो उसमें हम लोग कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। सर्वर साइड में कुछ चेंज नहीं होगा, बस जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पड़ा रहेगा सर्वर साइड में उसको हम लोग रीड कर सकते हैं। अब पोस्ट हो गया। पोस्ट जैसे सेंड डेटा टू द सर्वर और क्रिएट ए न्यू रिसोर्स। तो गेट का एग्जांपल, जैसे हम लोग कुछ भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग प्रोडक्ट का डिटेल को अपडेट नहीं कर सकते, तो हम लोग बस गेट कर सकते हैं वहाँ पे। लेकिन जो सेलर होता है वो प्रोडक्ट को अपडेट कर सकता है, तो या प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है, तो वो प्रोडक्ट में पोस्ट का यूज कर सकता है वहाँ पे। ठीक है। क्रिएट ए न्यू रिसोर्स, तो कुछ भी नया प्रोडक्ट बनाने के लिए वो अपना ऐड कर सकता है वहाँ पे प्रोडक्ट। और फिर पुट होता है। पुट होता है कि अपडेट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। सपोज अब प्राइस चेंज हो गया, उसे अपडेट करना हो, तो वो सेलर जो है वो ई-कॉमर्स वेबसाइट पे उसको ऑप्शंस रहेगा कि वो अपडेट हो सकता है। तो अपडेट जो होता है बिहाइंड द सीन वो पुट मेथड के थ्रू होता है। तो HTTP का जो मेथड है वो पुट होता है, उसके थ्रू हम लोग अपडेट कर देते हैं। तो जैसे हमें प्राइस चेंज करना है किसी प्रोडक्ट का, तो हम लोग पुट API कॉल करेंगे और जो भी प्राइस होगा सारा डिटेल्स डालेंगे प्रोडक्ट का, और साथ में अपडेटेड प्राइस डालेंगे, वो अपडेट हो जाएगा। और फिर डिलीट। डिलीट क्या करता है, वो रिमूव कर देता है प्रोडक्ट। अब मान लो कि प्रोडक्ट हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, या तो हम वहाँ से चाहते हैं कि डिलीट कर दें, उस प्रोडक्ट को हमें नहीं रखना है। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो रहा है और उसमें रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट हम लोग वहाँ से डिलीट कर सकते हैं API के थ्रू। और फिर एक आता है पैच। पैच जो है वो पार्शियली अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स। वो पार्शियली अपडेट के लिए होता है। जैसे कि हम लोग पुट और पैच में डिफरेंस क्या हुआ, ये भी अपडेट के लिए होता है, पैच भी अपडेट के लिए। इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पुट और पैच में क्या डिफरेंस है। तो पुट जो होता है वो क्या करता है, उस रो को, जो भी प्रोडक्ट का डिटेल्स है उसको वो चेंज करता है, उसके लिए वो पूरा इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। जैसे एक प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए चाहिए प्रोडक्ट का आईडी, नेम, डिटेल्स, उसके जितने सारे भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सब पास करने पड़ेंगे हमें पुट में। लेकिन पैच के केस में क्या है, हमें अगर प्राइस अपडेट करना है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो बस हम लोग प्रोडक्ट आईडी और प्राइस उतना ही काफ़ी है, बस सेंड कर देंगे। सिर्फ एक एट्रीब्यूट हम सेंड करेंगे, प्राइस। किसके लिए? एक प्रोडक्ट के लिए। तो वो प्रोडक्ट हम लोग URL में पास कर सकते हैं या तो बॉडी में, वो हमारे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है। और साथ में हम लोग बस एक जो भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट अपडेट करना है, जैसे कि प्रोडक्ट नेम या फिर प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको अपडेट करना है, तो वो हम लोग पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सेंड कर सकते हैं। जैसे प्राइस के केस में हम लोग बॉडी में बस प्राइस पास करेंगे और URL में स्लैश प्रोडक्ट 1 पास कर देंगे, तो वो हो जाएगा। यही डिफरेंस है। और पुट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी इंटरव्यू में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोस्ट जो होता है वो क्रिएट करने के काम आता है, पुट जो होता है अपडेट करने के काम में आता है। लेकिन वो पूछा जा सकता है कि क्या हम लोग पोस्ट से अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो पोस्ट से हम लोग अपडेट कर सकते हैं। पोस्ट मेथड अगर होगा तो उससे भी अपडेट हो जाता है। और पोस्ट जो है स्पेसिफिक क्रिएट के लिए है, लेकिन जब हम लोग उसको अपडेट के पर्पज से यूज़ करेंगे पोस्ट का, तो मान लो कि जो भी पर्टिकुलर फील्ड हम लोग अपडेट कर रहे हैं और वो डेटा अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी 1 का हम लोग प्राइस चेंज कर रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो नया प्रोडक्ट वहाँ पे क्रिएट कर देगा। लेकिन पुट के केस में ऐसा नहीं आता है। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा तो वो यूज़र को एक्सेप्शन से बता देगा कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, और कुछ नहीं है। अब देखो हमारा जो एप्लीकेशन बनने वाला है वो किस तरह से होगा। ये जैसे मान लो क्लाइंट है और ये हमारा एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन जब भी हमें हिट करेगा, ये एप्लीकेशन है, यहाँ क्लाइंट से जैसे API हम लोग हिट करेंगे पोस्टमैन के थ्रू, तो ये क्या होगा,
जो कंट्रोलर है इसमें सर्विस लेयर होगा, रिपोजिटरी होगा, और फिर DTO होगा, मैपर एंटिटी क्लास। जो एंटिटी क्लास होगा वो टेबल्स जो डेटाबेस में हमारे पास हैं उससे मैच करेगा ये एंटिटी क्लास का एट्रीब्यूट। और ये DTO जो होगा, DTO जैसे हमें जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा था उससे वो मैच करेगा। मान लो हमें रिस्पॉन्स में एंटिटी क्लास के एट्रीब्यूट को नहीं सेंड करना है, बहुत सारे सेंसिटिव डेटा होते हैं हमारे डेटाबेस में, उस चीज़ को हमें एक्सपोज नहीं करना है रिस्पॉन्स में, तो हम लोग उस चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये जब हम लोग समझेंगे कोड में तो वो जब हम लोग कोड देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उस चीज़ को हम लोग जैसे यहाँ पे मान लो एक यूजर टेबल है, यूजर के टेबल में लॉगिन आईडी भी रहेगा, उसका पासवर्ड भी रहेगा, बहुत सारे सेंसिटिव डेटा हो सकते हैं। लेकिन जब हम लोग यूजर इन्फो डिटेल्स मांगेंगे, अगर वो एंटिटी जो ऑब्जेक्ट है जावा में वही रिटर्न कर रहा है, तो हमारे पास पासवर्ड भी आ जाएगा, लॉगिन आईडी भी आ जाएगा, तो वो एक्सपोज कर देगा, या यूजर का डेट ऑफ बर्थ भी होगा वो भी एक्सपोज कर देगा। तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, हमें यूजर का मान लो यूजर नेम और ईमेल आईडी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम लोग DTO में जाके कस्टमाइज करेंगे नेम एंड ईमेल, और वो मैपर जो है वो दोनों के बीच में मैप करने का काम करेगा। मीन्स इसमें जो भी एट्रीब्यूट है उससे रीड करेगा और वो सेट कर देगा इसके वैल्यू में, जो कि रिस्पॉन्स में जो पब्लिक डेटा होगा वही एक्सपोज करेगा। इस तरह से हम लोग मैपर, DTO और एंटिटी का यूज कर सकते हैं, और इस तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे कोड में। तो DTO एंटिटी क्लास, यहाँ पे एक बीच में मैपर है, और मैपर क्या करेगा, जैसे मान लो हमारे पास टेबल है कैटेगरी, कैटेगरी में कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, अभी जो एग्जांपल में हम लोग देखे थे, और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये सारे डिटेल्स रहेंगे। और हमें DTO में जो रिस्पॉन्स में हमें इस दोनों को कस्टमाइज करना है तो वो मैपर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। फिर मैपर से जब वो रिजल्ट देगा तो वो किस तरह में आएगा, कैटेगरी में आ जाएगा कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, उसके साथ में आ जाएगा प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। और प्रोडक्ट हम लोग जब चेक करेंगे तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी। तो ये समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग रिस्पॉन्स जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं थ्रू मैपर। ये फ़ायदा है मैपर यूज़ करने का। बहुत लोग बस रिटर्न कर देते हैं सिंपली, जो एंटिटी ऑब्जेक्ट है उसी को रिस्पॉन्स में। वो चीज़ सही तरीका नहीं है रिटर्न करने का, हमें DTO रिटर्न करना होगा। ये सेम ही चीज़ को हम लोग अभी कोड में देखेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई DTO पैटर्न। अब हम लोग कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इंटेलिजे पे आ गए हैं, और यहाँ तक आई होप आप लोगों ने सेटअप कर लिया होगा इन्वायरमेंट। अगर नहीं किया है तो हमने पिछले वीडियो में जब लोकल सेटअप का जिसमें वीडियो बनाया था उसमें हमने ऑलरेडी सारा चीज़ समझा दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, अगर आपने नहीं बनाया तो वहाँ से उस वीडियो से जाके देख सकते हो। आप इस कोर्स को स्टार्टिंग से करो, तो उसमें हमने सारा कुछ समझा दिया है कि एप्लीकेशन कैसे हमें सेटअप करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो नाम सही नहीं लग रहा है, इसको हम लोग सिंपल प्रोडक्ट बना देते हैं। तो हम लोग इसको रीनेम कर देते हैं नेम को। तो प्रोडक्ट लिस्ट के बजाय प्रोडक्ट एप्लीकेशन कर देते हैं, रीफैक्टर कर देंगे। तो ये हमारा चेंज हो गया प्रोडक्ट एप्लीकेशन। और यहाँ पे जो इसका पैकेज है इसको भी रीनेम कर देते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट की जगह सिंपल प्रोडक्ट हम लोग रख देते हैं। तो हो गया। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट नेम है इसको भी हम लोग चाहे तो सेव कर चेंज कर सकते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग रन करके एक बार देख लेते हैं कि सारा चीज़ हमारा सही है कि नहीं। फॉर्म में एक बार चेक कर लो, जो हमारा प्रोडक्ट था वही होना चाहिए आर्टिफैक्ट में। और यहाँ से नेम भी हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, स्टार्टेड। तो ये स्टार्ट हो गया हमारा टॉमकैट 8080 पे। इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फोल्डर है, वो जो इम्पोर्टेंट फोल्डर है उसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंटिटी बना लेते हैं, एक पैकेज, एंटिटी पैकेज बना लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा पैकेज होगा वो बना लेते हैं, प्रोडक्ट हो गया, एंटिटी होगा कंट्रोलर। पहले सारा हम लोग सिंपल फोल्डर बना के रेडी कर लेते हैं। क्या क्या था हमारा फोल्डर में, एंटिटी, कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी, रिपोजिटरी हो गया। अब हम लोग एक पैकेज बना लेते हैं DTO, और DTO से जो मैपर होगा और एक मैपर का भी हम लोग बना लेते हैं मैपर। सबसे पहले आते हैं एंटिटी में।
एंटिटी में जो हमारा बनेगा क्लास, उसका नाम रहेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हम लोग क्या क्या वैल्यू रखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग रख लेते हैं आईडी। आईडी रहेगा और नेम रहेगा, स्ट्रिंग नेम हो गया, फिर डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस रहेगा। ये हमने क्रिएट कर दिया। और एंटिटी जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग एंटिटी एनोटेशन डाल देंगे। एंटिटी क्लास बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंटिटी एनोटेट कर देंगे। फिर और हम लोग गेटर सेटर क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि हम लोग लॉम्बॉक यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से गेटर एंड सेटर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हमें लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ये हमारा काम कर दिया सेटर और गेटर। और दूसरा जो आईडी होगा, हम चाह रहे हैं कि जो आईडी होगा प्रोडक्ट का वो हम लोग मैन्युअली नहीं क्रिएट करें, वो क्या हो, ऑटोमेटिक क्रिएट हो। तो सबसे पहले आईडी, आईडी जब भी हम लोग डालेंगे तो ये क्या होता है, ये हमारा प्राइमरी की हो गया। और यहाँ पे हम लोग टेबल नेम भी डाल सकते हैं अपना, अगर कस्टमाइज टेबल हो तो यहाँ पे ऐड टेबल भी कर सकते हैं और इसके अंदर नेम डाल के हम लोग इस तरह से टेबल नेम हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन हम अगर नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी क्लास का नाम रहेगा एज ए सेम नेम वो टेबल बना लेगा। तो हम लोग अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ तक हो गया। और हम चाह रहे हैं कि जो आईडी हो वो ऑटो जनरेटेड हो, तो एक आता है जनरेटेड वैल्यू, उसका जो स्ट्रेटेजी होगा वो क्या रहेगा, जनरेशन टाइप आइडेंटिटी डाल देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया रेडी। अब हम चाह रहे हैं, एक्चुअल कोडिंग में हमें सिंपल इस तरह से नहीं मिलता है, हमें क्या रहता है, बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं एक दूसरे के टेबल्स के बीच में, तो हमें वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल नहीं रखेंगे, इसके साथ हम लोग रिलेशनशिप भी ऐड करेंगे। तो प्रोडक्ट के साथ एक रिलेशनशिप कैटेगरी का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने समझाया। तो कैटेगरी के लिए क्या करेंगे, कैटेगरी के अंदर में कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एंटिटी एक पहले हम लोग बना लेते हैं। एंटिटी जो है कैटेगरी, एंटिटी कैटेगरी बना लिए, ये हमारा क्लास हो गया, इसको हम लोग एंटिटी से एनोटेट कर देते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग कैटेगरी में क्या क्या चीज़ रखेंगे, तो सबसे पहले प्राइवेट, कैटेगरी का भी आईडी होगा प्राइवेट लॉन्ग आईडी, तो ये कैटेगरी आईडी हो गया। और दूसरा होगा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, तो ये हमारा कैटेगरी नेम हो गया और ये आईडी हो गया। जो कैटेगरी का होगा आईडी वो यूनिक रहेगा, तो हम लोग इसको आईडी से लिख देंगे। और जो इसका वैल्यू होगा ये भी ऑटो जनरेटेड होगा, तो सेम चीज़ जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटेजी। तो आइडेंटिटी जब भी डालेंगे तो वो जब प्रोडक्ट स्टार्ट होगा तो उसका आईडी 1 से स्टार्ट होगा, 1, फिर नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो फिर 2, 3 ऐसे करके वो आईडी क्रिएट करता जाएगा। तो अब यहाँ पे रिलेशनशिप रेडी करेंगे, तो कैटेगरी के साथ प्रोडक्ट का क्या रिलेशनशिप हो सकता है, तो इस कैटेगरी के साथ प्रोडक्ट का क्या रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे एक कैटेगरी का कई सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो ये 1 to मेनी हो गया। और प्रोडक्ट के रिस्पेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो ये मेनी टू 1 का रिलेशनशिप हो जाता है। मेनी प्रोडक्ट कैन बी ए पार्ट ऑफ 1 कैटेगरी, तो जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, वॉचेज हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर में आ जाएंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो उसी चीज़ को जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो कैटेगरी के अंदर में लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बना देंगे प्राइवेट लिस्ट और प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी एंटिटी है, इसको इंपोर्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट हमारा ऑलरेडी है, उसका लिस्ट हो गया। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐसे कर सकते हैं, इसका नेम प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। तो इसका भी हम लोग गेटर सेटर बना लेते हैं, गेटर सेटर ये लगा दिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, रिलेशनशिप जो बन रहा है 1 to मेनी, मीन्स 1 कैटेगरी कैन हैव मल्टीपल प्रोडक्ट, तो एट 1 to मेनी, एट 1 to मेनी लगा दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि जैसे ही इसमें कैटेगरी में कुछ चेंज करें तो वो इसमें भी चेंज हो जाए। जैसे हम कैटेगरी को डिलीट करेंगे तो प्रोडक्ट भी हमारा डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कास्केड ऑल कर देंगे। और मैप करने के लिए हम लोग मैप बाय क्या करेंगे, कैटेगरी डालेंगे। कैटेगरी जो नाम होगा ये कहाँ से आएगा, ये हमारा आएगा इस प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट में हम लोग अभी कैटेगरी लिखे नहीं है, तो हम लोग प्राइवेट कैटेगरी और कैटेगरी ऐसे हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, और ये कैटेगरी जो होगा यहाँ पे वही सेम मैप होगा यहाँ पे 1 to मेनी में।
तो मतलब जो भी प्रोडक्ट के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर में जो कैटेगरी रेफरेंस है, तो उसी से हम लोग इसका मैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस नेम देख रहे हो कैटेगरी है, तो सेमी को हम लोग कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। तो ये मैप्ड बाय हो गया, वन टू मैनी मैप्ड बाय। और कैस्केड टाइप जो बताए कि अगर हम लोग इसमें से कैटेगरी को, एक इस कैटेगरी को डिलीट करें तो उसके सारे प्रोडक्ट भी डिलीट हो जाने चाहिए, मतलब उसके टेबल्स में जो रिकॉर्ड है वो भी वहाँ पे नहीं रहेगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो उस चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैस्केड का यूज़ करेंगे। कैस्केड क्या करता है, उस चीज़ को वो डिलीट कर देता है, इसके जो रेफरेंस जो भी होगा तो वो डिलीट कर देगा। जैसे ये कैटेगरी पेरेंट हो गया, प्रोडक्ट जो है हमारा चाइल्ड टेबल हो गया, तो पेरेंट से जब लोग हम लोग डिलीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। कैस्केड टाइप ऑल रख देते हैं, ऑल मीन्स सारे ऑपरेशंस के लिए वो काम करेगा। ये वन टू मेनी हो गया। अब आते हैं हम लोग इस पे, कैटेगरी पे, इस प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, ये कैटेगरी जो है ये किस टाइप का होगा, एट मेनी टू मेनी टू वन, मेनी टू वन का, क्योंकि यहाँ पे मेनी प्रोडक्ट्स हो सकता है एक कैटेगरी का, इसलिए तो मेनी टू वन हम लोग यहाँ पे लगा दिए। और यहाँ पे ज्वाइन कॉलम्स ये लिख दिए, फिर नेम हम लोग डाल दिए कैटेगरी, कैटेगरी आईडी। तो इस टेबल में जो कॉलम नेम होगा उसमें कैटेगरी आईडी ऐड हो जाएगा, और इस टेबल का जो आईडी होगा वो इसमें स्टोर होगा इस आईडी वाले कॉलम में। तो उस कॉलम से हम लोग ज्वाइन कर दिए। सिंपल है और इसमें कुछ है नहीं, बस इतना ही करना है हमें। और इसमें लिख देते हैं फॉल्स, इस तरह से कर दिए। सबसे जो मेन चैलेंजिंग होता है रेस्ट एपीआई क्रिएट करने में, तो एंटिटी का ही होता है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमें देखना पड़ेगा जब भी हम लोग टेबल डिजाइन करते हैं, उसके बाद टेबल से हम लोग एंटिटी को मैच करते हैं कि किस तरह से हमारा रिलेशनशिप जो होगा टेबल्स के बीच में। तो उस चीज़ को जब हम लोग समझ जाते हैं तो फिर हम लोग एंटिटी क्लास बना सकते हैं। जितने एट्रीब्यूट होंगे वो तो सिंपली हम लोग लिख देंगे, लेकिन जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं किसी टेबल में, तो हमें उस चीज़ को ध्यान से समझना होगा कि हम लोग क्या करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ तक प्रोडक्ट और कैटेगरी के रिलेशंस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो कैटेगरी में हमारे पास दो ही फील्ड रहेंगे, आईडी नेम, और प्रोडक्ट में हमें नेम, आईडी, डिस्क्रिप्शन, प्राइस। तो जब भी हम लोग सर्च करेंगे अगर कैटेगरी, तो कैटेगरी आईडी नेम आएगा और साथ में उसका प्रोडक्ट लिस्ट भी शो करेगा। ठीक है। और प्रोडक्ट अगर हम लोग करेंगे तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर में हमारे पास जो कैटेगरी है उसका वो आईडी प्रेजेंट रहेगा, वो आईडी शो करेगा हमारे पास कि ये प्रोडक्ट हमारा किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो बस यही यही चीज़ है। एंटिटी हमारा रेडी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लास डिजाइन करना। तो कंट्रोलर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कंट्रोलर में, तो इसका बेसिक सा आइडिया है, जो भी हम लोग सर्विस बना रहे हैं जैसे प्रोडक्ट, तो सेम ही नेम हम लोग सब जगह यूज करेंगे। प्रोडक्ट एप्लीकेशन हुआ तो यहाँ पे कंट्रोलर अगर उसका बनाएंगे तो प्रोडक्ट कंट्रोलर, और इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, बस नाम हम लोग रख दिए प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो यहाँ पे हमने रेस्ट कंट्रोलर बना दिया है। हमें रेस्ट एपीआई बनाना है तो हमें यूज़ करना होगा रेस्ट कंट्रोलर। कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो कॉम्बिनेशन होता है कंट्रोलर प्लस रिस्पॉन्स बॉडी का। तो रिस्पॉन्स बॉडी हमें यूज़ नहीं करना होगा बार बार। जैसे हम लोग प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाए, तो इस चीज़ को बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ से सर्विस को कॉल करना पड़ेगा। एक चीज़ और, रेस्ट कंट्रोलर, फिर आता हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग। तो किस रिक्वेस्ट से हम लोग मैप करना चाह रहे हैं इस क्लास को। जैसे कुछ भी यूआरएल में जो भी सेंड कर रहा है, मान लो प्रोडक्ट कंट्रोलर को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे जब भी हमारा यूआरएल में ये रहेगा API स्लैश प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स, तो जब भी हमारा ये रहेगा API स्लैश प्रोडक्ट्स, ये कंट्रोलर हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे गेट प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट बनाएंगे, और फिर हमारा एक जो दूसरा कंट्रोलर होगा वो होगा कैटेगरी। कैटेगरी कंट्रोलर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट कंट्रोलर हो गया, रिक्वेस्ट मैपिंग। और ये क्लास कब मैप होना चाहिए हमारा, जब हमारा API स्लैश, अगर प्रोडक्ट डालते हैं तो प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर में चला जाएगा, और यहाँ पे कैटेगरी डालेंगे। कैटेगरीज अगर डाले तो इस क्लास में आ जाएगा रिक्वेस्ट, तो इस क्लास में हमारा रिक्वेस्ट आ जाएगा। तो इसमें जो हम लोग बनाएंगे, क्या क्या चीज़ बनाएंगे, गेट कैटेगरीज, दूसरा जो बनाएंगे
हम लोग क्रिएट कैटेगरीज, बाय द वे हम लोग अगर हम लोग क्रिएट बनाएंगे तभी हम लोग गेट कर पाएंगे। तो क्रिएट कैटेगरी, और फिर हम लोग इसमें यहाँ पे गेट ऑल कैटेगरी कर देता हूँ, गेट ऑल कैटेगरीज, गेट कैटेगरी बाय आईडी, आईडी डाल के हम लोग वो पार्टिकुलर कैटेगरी को हम लोग फेच कर सकते हैं। फिर डिलीट कैटेगरी, तो यहाँ तक कर सकते हैं। और प्रोडक्ट में हम लोग जो बताए थे गेट क्रिएट, इसमें अपडेट भी कर लेंगे, अपडेट प्रोडक्ट, और गेट प्रोडक्ट बाय आईडी भी कर लेंगे, फिर डिलीट प्रोडक्ट। तो इतना चीज़ हम लोग जब करेंगे तो हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, हमने एंटिटी क्लास बना लिया है, हमने कंट्रोलर बना लिया है, कंट्रोलर का अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया हूँ, लेकिन हमने ये दो क्लास बना लिया। अब क्या करेंगे, सबसे जो मेन है हमारा बिजनेस लॉजिक के लिए, वो सर्विस के अंदर में हम लोग बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। और रेपोजिटरी में हम लोग डेटाबेस से जो हमारा एंटिटी है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो रेपोजिटरी हम लोग सिंपल है वो बना लेते हैं। पहले हम लोग JPA रेपोजिटरी यूज़ करने वाले हैं। तो रेपोजिटरी में वो हमारा इंटरफेस होगा, प्रोडक्ट रेपोजिटरी, ये बना लिए। और ये जो है एक्सटेंड्स JPA रेपोजिटरी, तो इसका यूज़ करेंगे। इसके अंदर में सारा मेथड अवेलेबल है, कुछ भी डेटाबेस से कनेक्शन करने का ज़रूरत नहीं है। ये हमें खुद भी इसके अंदर में इनबिल्ड कई सारे मेथड्स होते हैं। जैसे हमें प्रोडक्ट बाय आईडी फेच करना हो तो हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये हमारा खुद ही कर देगा। इसलिए हम लोग JPA यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर में जो हम लोग टाइप पास करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, प्रोडक्ट का है रेपोजिटरी है तो प्रोडक्ट, और इसमें हम लोग जो सेकंड आर्गुमेंट जो यहाँ पे पास करने वाले हैं वो हमारा प्राइमरी की होगा, तो उसका टाइप क्या होगा, लॉन्ग। बस हमें इतना ही लिखना है और हमें कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख दो एट रेपोजिटरी, बस। सेम ही चीज़ कैटेगरी के लिए, इंटरफेस कैटेगरी रेपोजिटरी, इसको भी हम लोग एट रेपोजिटरी कर दिए। और यहाँ पे सिंपली हम लोग एक्सटेंड्स JPA रेपोजिटरी कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें फिर से कोई भी मेथड लिखने का ज़रूरत नहीं है। इसमें मोस्ट ऑफ द मेथड जो है इनबिल्ड है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर इस क्लास को ओपन करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे इसके अंदर में जाते हैं, डिलीट इन बैच, सेव ऑल, सेव मेथड, हमें बस इसको कॉल करना होगा। गेट वन, गेट बाय आईडी, गेट रेफरेंस बाय आईडी, फाइंड ऑल, ये सारा मेथड इसके अंदर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये खुद कर देता है वो काम। और यहाँ पे हम लोग टाइप जो होगा कैटेगरी का बना रहे हैं, तो एंटिटी नेम यहाँ पे डाल दिया कैटेगरी, और जो कैटेगरी का प्राइमरी की का आईडी है वो भी हमारा लॉन्ग है। ये हमारा रेपोजिटरी रेडी है। अब हम लोग चलते हैं मेन टास्क पे, जहाँ पे हमें लिखना है सर्विस क्लास। तो सर्विस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट सर्विस। तो प्रोडक्ट सर्विस हम लोग एक क्लास बना लेते हैं जहाँ पे हमें सारा बिजनेस लॉजिक लिखना होगा। तो बेस्ट वे है कि हम लोग इसको एक सर्विस क्लास बनाएं, पहले एक इंटरफेस बनाएं और उसका इम्प्लीमेंटेशन करके उसके अंदर में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन वो आप कर सकते हो। तो अभी के लिए क्या करेंगे, हम लोग सारा लॉजिक इसी के अंदर में लिखेंगे। तो जैसे हम जान रहे हैं कि ये हमारा सर्विस है, तो हम लोग यहाँ पे एक एनोटेट कर देंगे, कौन सा सर्विस, कंपोनेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफाई करने के लिए कि ये सर्विस क्लास है, हम लोग जानते हैं कि ये कंपोनेंट का स्टीरियोटाइप है ये सर्विस, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो सर्विस क्लास के लिए हम लोग सर्विस एनोटेशन लिख दिए। ये हमारा प्रोडक्ट सर्विस हो गया। तो सबसे पहले जो हमारा रेपोजिटरी था उसको यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। तो उसके लिए या तो फील्ड इंजेक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्ट रेपोजिटरी हो गया, और प्रोडक्ट रेपोजिटरी एक बना लिए, या तो इसको हम ऑटो वायर कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट रेपोजिटरी यहाँ पे ले लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसके अंदर में हम एक मेथड बनाएंगे। एक चीज़ और है, ये रेपोजिटरी, ठीक है, ये हमारा सर्विस प्रोडक्ट सर्विस रेडी है। और दूसरा जो हमारा कैटेगरी से रिलेटेड अगर सर्विस लिखना पड़ेगा तो वो हम लोग कैटेगरी सर्विस लिखेंगे। कैटेगरी सर्विस का क्लास बनाएंगे सर्विस, और इसको भी हम लोग एनोटेट कर दे रहे हैं सर्विस से। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सारा क्लास बना ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हो गया, हमारे पास रेपोजिटरी हो गया, कंट्रोलर हो गया, सर्विस हो गया। अब हम लोग
DTO में जाएंगे। DTO में हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए वो किस तरह का चाहिए, हमने जो एग्जांपल में देखा था हमें उस सेमी तरह से बनाना है। तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट DTO, फिर कैटेगरी DTO, सॉरी इसका नाम चेंज कर देंगे हम लोग DTO। तो ये हो गया। अब आते हैं मैपर में। जब सब क्लास रेडी हो जाएगा तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट मैपर, हम क्या कर रहे हैं, सारा जो इम्प्लीमेंटेशन है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एंड कैटेगरी को, उसको हम लोग सेपरेट सेपरेट सारा लॉजिक लिख रहे हैं, ताकि अगर हमें फाइंड करना हो कभी भी लॉजिक कि किस क्लास में हमें मिलेगा कैटेगरी से रिलेटेड, किस क्लास में हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हम लोग डायरेक्ट उस क्लास में हम चेक कर सकते हैं। इस तरह से बनाए तो ये क्या हो गया, इजी टू अंडरस्टैंड हो गया। कोई भी डेवलपर कभी भी जा करके चेंज कर सकता है उसमें, क्योंकि उसे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग सेपरेट सेपरेट उसके लिए क्लास बना लिए, ताकि वो उसका लॉजिक जो होगा वो सेपरेट हम लोग लिख सकें। प्रोडक्ट मैपर हो गया, तो वैसे ही हम लोग कैटेगरी मैपर लिख सकते हैं। बस हमने सारा क्लास बना लिया है। अब हम DTO के अंदर चलते हैं। कैटेगरी में हम लोग क्या क्या चीज़ रख सकते हैं, तो कैटेगरी में हम लोग क्या क्या चीज़ रख सकते हैं, हम लोग सेम ही चीज़ यहाँ से कॉपी करते हैं। एंटिटी से हमारे पास लॉन्ग एंड आईडी था, तो यहाँ पे रख दिए लॉन्ग, ठीक है। स्ट्रिंग नेम एंड प्राइवेट लिस्ट, ये क्या रहेगा, प्रोडक्ट DTO का यहाँ पे लिस्ट बनेगा उसी तरह से, क्योंकि हम शो करना चाह रहे हैं जब भी कैटेगरी कोई भी सर्च करे तो रिस्पांस में उसके साथ में प्रोडक्ट भी आए। तो इसमें क्या होता है, जब भी API में हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि कैटेगरी कोई भी सर्च करे तो उसके अंदर जितने सारे प्रोडक्ट हो तो वो शो हो जाने चाहिए बस। और इसको हम लोग गेटर एंड सेटर से कर देते हैं। ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ये क्रिएट कर दिए हम लोग। छोड़ो, ये गेटर सेटर ऑलरेडी अवेलेबल है डेटा के अंदर, डेटा ही हम लोग लिख देते हैं। तो जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर में क्या क्या, गेटर सेटर टू स्ट्रिंग इक्वल्स हैश वैल्यू, ये सारा कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। तो डेटा हो गया। और दूसरा जो है ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हम लोग कर दिए। तो जो भी हम लोग लिखते थे आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर जितने सारे एट्रीब्यूट्स थे उसका हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता था, फिर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। लेकिन हम लोग लॉम्बर्ग की हेल्प से बस एनोटेशन से हमारा काम हो जाता है। अब आते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट DTO, इसमें भी सेम ही हम लोग एट डेटा कर देते हैं और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ से हो गया। फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट का क्या क्या हमें शो करना है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग DTO में लिखते हैं तो कुछ भी सेंसिटिव डेटा हमें शो नहीं करना होता है पब्लिकली। तो प्राइवेट लॉन्ग आईडी हम शो कर सकते हैं प्रोडक्ट का, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग नेम भी हम लोग डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, और फिर क्या है, प्राइस। प्राइस जो होगा वो स्ट्रिंग नहीं होगा, वो डबल होगा। बस एक चीज़ और शो करना चाह रहे हैं कि वो जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी का है, तो वहाँ पे लॉन्ग जो कैटेगरी आईडी शो करेगा। हम क्या किए, ये हमारा रेडी हो गया कैटेगरी प्रोडक्ट। अब इसमें कुछ नहीं है, जिस तरह से हमारा एंटिटी था, एंटिटी कंप्लीट हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन कैटेगरी कंप्लीट हो गया है, रिपोजिटरी कंप्लीट हो गया। अब हमें सर्विस लेयर में जाना है। तो सर्विस में सबसे पहले हम लोग कैटेगरी में जाते हैं। तो ये सारा हो गया, हम सबको क्लोज कर दे रहे हैं पहले। अब हम लोग सर्विस कैटेगरी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सर्विस एनोटेशन दे दिए हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक जो मेथड है वो बनाएंगे शो करने के लिए। यहाँ पे सारा बिजनेस लॉजिक हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रिएट कैटेगरीज, गेट ऑल कैटेगरीज, गेट कैटेगरी बाय आईडी, डिलीट कैटेगरी। तो ये सारा ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो क्रिएट कैटेगरी में हम लोग क्या करेंगे, तो क्रिएट करने के लिए पब्लिक, तो क्रिएट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ पेलोड चाहिए। और पेलोड जो होगा वो किस टाइप का होगा, यूजर जो सेंड करेगा हमारा रिक्वेस्ट बॉडी,
तो वो बॉडी में इस तरह से हमें नेम सेंड करेगा। तो जब भी वो नेम सेंड करेगा तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आईडी, तो इसको हम लोग हटा भी सकते हैं। तो वो हम लोग नेम सेंड करेगा और प्रोडक्ट इस तरह से। तो इसको रहने देता हूँ अभी। रीड करने के टाइम पे हम लोग जब यूज़ करेंगे DTO तो वहाँ पे हमारा आईडी शो करेगा, इसीलिए अभी आईडी रहने दे रहा हूँ। और क्रिएट करने के टाइम पे हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो एंटिटी में है ऑलरेडी वो क्रिएट करेगा आईडी। कैटेगरी में देखो, एंटिटी 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 कैटेगरी में एंटिटी जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा वो आईडी क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए आईडी हम लोग सेट नहीं करेंगे। तो आते हैं सर्विस पे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टाइप क्या होगा उसका, कैटेगरी DTO। ये रिटर्न करेगा जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे, क्रिएट कैटेगरी। कैटेगरी DTO, कैटेगरी DTO हम लोग पास करेंगे। तो बॉडी में जैसे ही हम लोग डालेंगे तो वो हमारा सेव करेगा, और सेव करने के बाद जो रिटर्न करेगा वो कैटेगरी DTO हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा डेटा जो है वो सेव हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग भी, मैसेज भी पास कर सकते हैं कि डेटा हैज बीन सेव्ड। यहाँ पे रिटर्न टाइप हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमने बस कैटेगरी DTO रखा है ताकि जो भी हम लोग क्रिएट करें वो यहाँ पे शो हो जाए जब भी वो चीज़ जो पेलोड में पास की है, और क्रिएट होने के बाद हमारा वो रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देगा कि ये कैटेगरी क्रिएटेड है। अब जो इसके अंदर में लॉजिक लिखेंगे, सबसे पहले क्रिएट करने के लिए तो क्या करेंगे, हमें जो भी डेटा आएगा तो डेटाबेस में हमें सेव करना है। तो डेटाबेस में तो सेव करने के लिए तो वो किसके थ्रू हो सकता है, वो एंटिटी के थ्रू हो सकता है। एंटिटी हमारा क्या है, जैसे ये जो पेलोड है तो उसमें तो हम लोग क्या करेंगे क्रिएट करने के लिए, तो डेटा किसके थ्रू सेव होगा, एंटिटी के थ्रू। तो एंटिटी DTO से तो नहीं होगा, तो इसीलिए हमने मैपर बनाया कि मैपर में लॉजिक लिखेंगे तो जो भी ये आएगा उसको हम लोग जो एंटिटी वाले ऑब्जेक्ट में उसमें वैल्यू सेट करेंगे, और वो मैपर जो है वो रिटर्न करेगा। और रिटर्न करने के बाद वो क्या करेगा, वो DTO जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंटिटी में, और फिर एंटिटी हमारा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है। तो इसलिए हम लोग मैपर का यूज़ करते हैं ताकि वो एंटिटी और DTO को मैप कर सके। DTO किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, तो मैपर का काम है वो मैप करना। तो अब हमें क्या करना होगा, ये इस DTO को लेना है और कन्वर्ट करना है एंटिटी में विद द हेल्प ऑफ मैपर, और फिर उसको हमें DB में सेव करना है। तो मैपर में हम लोग आते हैं कैटेगरी मैपर में। इस मैपर में हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक लिखेंगे जो कि हमें DTO से एंटिटी रिटर्न करके देगा। पब्लिक हम लोग स्टैटिक मेथड बना लेते हैं ताकि हम लोग मैपर डॉट मेथड नेम कॉल करेंगे तो डायरेक्ट वो कॉल हो जाएगा। ये क्या है हमारा, ये एक एंटिटी है कैटेगरी, तो ये कैटेगरी में रिटर्न करेगा टू कैटेगरी एंटिटी। और यहाँ पे कैटेगरी DTO को जब भी हम लोग पास करेंगे तो वो रिटर्न हमारा एंटिटी में कर देगा। कई सारे लाइब्रेरी भी हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन हम लोग उसका यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग कस्टम यूज़ करेंगे मैपर का, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें खुद का मैपर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एंटिटी का जो एंटिटी क्लास था उसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कैटेगरी इक्वल्स टू न्यू कैटेगरी, यहाँ तक कुछ नहीं है। और फिर सेव कर देते हैं कैटेगरी डॉट सेट। आईडी तो हमें सेट नहीं करना है क्योंकि वो ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। तो सेट नेम हमें करना है, कैटेगरी का नाम। ये नेम कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा हमारा DTO से। जो DTO हमारा है वो यूज़र जो है रिक्वेस्ट बॉडी में सेंड कर रहा है। तो DTO डॉट गेट नेम, तो जब भी ये नेम आ गया तो यहाँ पे वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, नेम आ गया। और हम लोग इसमें कुछ भी ज़रूरत है नहीं, बस रिटर्न कर देंगे कैटेगरी का, सिंपल। ठीक है, और कुछ तो इसमें नहीं है, बस ये हमारा कैटेगरी हो गया। और कैटेगरी सर्विस में हमने यहाँ पे क्या करना है, हमें उसको कॉल करना है। क्या था, कैटेगरी मैपर डॉट टू कैटेगरी एंटिटी, और यहाँ से पास करेंगे हम लोग DTO। तो ये क्या रिटर्न देगा, एंटिटी। एंटिटी हमारा क्या है, कैटेगरी, एंड टाइप इसका भी एंड रेफ नेम इसका कैटेगरी। कैटेगरी एंटिटी हो गया, ये एंटिटी आ गया। अब हम इसको कैसे सेव करना है, तो सेव करने के लिए जो हमने रेपोजिटरी बनाया था उसके अंदर सेव मेथड प्रेजेंट है, तो इस एंटिटी को हम लोग सिंपली उसमें पास कर देंगे।
तो उसको हम कैसे लिखेंगे, प्राइवेट कैटेगरी रिपोजिटरी। तो कैटेगरी रिपोजिटरी यहाँ पे है और कैटेगरी रिपोजिटरी हमने ले लिया है और इस रिपोजिटरी डॉट सेव करेंगे। इसके अंदर में ये सेव क्या करता है, एंटिटी एक्सेप्ट करता है। तो एंटिटी कैटेगरी है हमारा, यहाँ पे एंटिटी पास कर दिए और रिटर्न क्या करना है हमें, रिटर्न करना है हमें DTO। ठीक है, तो ये जो डेटा गया यहाँ पे सेव हुआ और ये रिटर्न करेगा सेव्ड डेटा जो है, ये जो कैटेगरी हुआ इसमें हम लोग यहाँ पे न्यू डेटा ला लेंगे और ये जो न्यू डेटा है ये कैटेगरी, इस कैटेगरी को हम लोग फिर से कन्वर्ट कर देंगे DTO में और रिटर्न कर देंगे। तो DTO में कन्वर्ट करने के लिए कैटेगरी मैपर जो है ये हमने बनाया था कैटेगरी टू एंटिटी। एक और मेथड बनाएंगे जो यहाँ पे ही बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक, और ये रिटर्न करेगा कैटेगरी DTO और टू कैटेगरी DTO। अगर वो रिटर्न करता है कैटेगरी इक्वल्स टू, यहाँ पे एक एच केस लगा देते हैं, अगर वो रिटर्न करता है नल तो ये भी रिटर्न कर देगा क्या, नल। हम लोग एक्सेप्शन जो है वो बाद में हैंडल करेंगे, जब एक्सेप्शन का वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग कवर करेंगे कि कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। वो सारा चीज़ हम लोग इसी कोड में करने वाले हैं। इस कोड को धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएंगे हम लोग। तो अभी के लिए सबसे पहले इस तरह से लिखे। अब क्या करेंगे, कैटेगरी DTO, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू कैटेगरी DTO का, और कैटेगरी DTO जो है डॉट सेट ID कर देंगे। इसमें कैटेगरी से जो ID हमारा आया है वो इसमें सेट हो जाएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे ID नहीं था, लेकिन इस बार हमारे पास ID आ गया तो हमने ID उसमें सेट कर दिया। फिर कैटेगरी DTO डॉट सेट नेम हो गया और कैटेगरी जो एंटिटी वाला है डॉट गेट नेम, ये आ गया। अब कैटेगरी DTO डॉट, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सेट प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट्स हमारा कहाँ से आएगा, एंटिटी में जो कैटेगरी था उससे गेट प्रोडक्ट्स। एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ कि अगर स्ट्रीम का कंसेप्ट आपको नहीं पता है, स्ट्रीम API का, तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है स्ट्रीम API के ऊपर, उसको आप देख लो, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। और मैप करेंगे जो भी हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट इससे जो एंटिटी से आया है वो DTO हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये DTO है तो DTO में सेट करना होगा। इस तरह से हम लोग इसको सेट नहीं कर सकते हैं। गेट प्रोडक्ट एंटिटी है, ये इसका टाइप यहाँ पे देखना, ये DTO है। तो इसको सबसे, इस प्रोडक्ट को सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा DTO में, तभी हम लोग इसमें सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो हमें वो भी मैपर में जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैपर है सिंपल है, जैसे कैटेगरी मैपर हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भले ही कोड ज़्यादा लग रहा हो। यहाँ पे टू कैटेगरी DTO, जो भी हमारा ये एंटिटी आएगा, एंटिटी टू कैटेगरी हो जाएगा, और जो DTO आएगा, DTO टू एंटिटी हम लोग यहाँ से चेंज करने का बस लॉजिक है। बस हम लोग सेट कर रहे हैं, गेट करके सेट कर रहे हैं वैल्यू, बस कुछ नहीं है। सिंपल प्रोडक्ट मैपर में भी हम लोग सेम ही चीज़ करेंगे। पहले सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, टू प्रोडक्ट DTO, प्रोडक्ट मीन्स टू प्रोडक्ट DTO मीन्स एंटिटी से हम लोग DTO में कन्वर्ट करेंगे। इस यहाँ पे लिख ही देता हूँ, एंटिटी टू DTO, और फिर होगा DTO टू एंटिटी। एंटिटी से DTO में कन्वर्ट करने के लिए सेम ही चीज़, पब्लिक स्टैटिक प्रोडक्ट DTO रिटर्न करना है टू प्रोडक्ट DTO, और यहाँ पे पास कर देंगे प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट एंटिटी, और रिटर्न। यहाँ पे हमारे पास जो ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर था उसका यूज़ कर लेंगे। DTO में हमने ऑल आर कंस्ट्रक्टर जो बनाया था, जैसे प्रोडक्ट DTO में हम लोग जाएंगे, सारे आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर हम लोग उसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो एक एक करके हम लोग सारा वैल्यू पास करते जाएंगे इसमें। प्रोडक्ट डॉट गेट ID, फिर दूसरा क्या था, प्रोडक्ट डॉट गेट नेम, फिर प्रोडक्ट डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, फिर प्रोडक्ट डॉट गेट प्राइस, और फिर एट द एंड प्रोडक्ट डॉट गेट कैटेगरी डॉट गेट ID। तो इस कैटेगरी ID में हम लोग सेव कर दिए। तो इसके अंदर में प्रोडक्ट DTO के अंदर में कैटेगरी हम लोग ID सेट कर रहे हैं, कैटेगरी ID। तो ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमारा ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, मीन्स जब ये रिटर्न करेगा तो प्रोडक्ट DTO हमारा बन जाएगा।
तो एंटिटी से हम लोग डीटीओ में बना लिए, और दूसरा है डीटीओ से एंटिटी में। अभी ही लिख देता हूँ लॉजिक, पब्लिक स्टैटिक प्रोडक्ट, सिंपल, ये एंटिटी है। अगर डीटीओ ने लिखे हैं तो वो क्या है हमारा एंटिटी। तो एंटिटी रिटर्न करेगा यहाँ पे प्रोडक्ट एंटिटी। फिर यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करना होगा, प्रोडक्ट डीटीओ एंड कैटेगरी। कैटेगरी क्योंकि कैटेगरी का हमें आईडी चाहिए। कैटेगरी एक प्रोडक्ट जो है एंटिटी, उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट में रिटर्न करना है एंटिटी में। अब हम इसमें सारा वैल्यू सेट करते जाते हैं। प्रोडक्ट डॉट सेट आईडी, सेट प्रोडक्ट डॉट सेट आईडी, आईडी में हम लोग डाल देते हैं प्रोडक्ट डीटीओ। आईडी करने का ज़रूरत है नहीं हमें क्योंकि ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, तो इसको हटाओ। प्रोडक्ट डॉट गेट नेम, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डीटीओ में हमारा नेम आएगा तो गेट नेम आ गया। प्रोडक्ट डीटीओ डॉट गेट नेम, सेट नेम होगा। फिर प्रोडक्ट डॉट सेट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डीटीओ डॉट गेट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आ गया। फिर प्राइस आता है, फिर सेट प्राइस, प्रोडक्ट डीटीओ प्रोडक्ट डॉट सेट कैटेगरी, और इस कैटेगरी में हम लोग सिंपली कैटेगरी जो यहाँ पे है बस वो पास कर देंगे एंड रिटर्न। तो ये हमारा एंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। रिटर्न प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने दो बना लिया, तो प्रोडक्ट में दो मेथड बना लिया है। जनरली जब भी हम लोग मैपर में बनाएंगे दो बनाएंगे, एक डीटीओ टू एंटिटी, एंटिटी टू डीटीओ, तो इस तरह से हो गया। और कैटेगरी में भी हमने बनाया है कि एंटिटी टू डीटीओ एंड डीटीओ टू एंटिटी। अब यहाँ पे जो है हमारा प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, हम लोग डीटीओ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट जो हमारा एंटिटी है, एंटिटी को भी हम लोग डीटीओ में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट को कैसे कर सकते हैं, तो स्ट्रीम से के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैप लगा दो। मैप क्या करता है, मैप का यूज़ करके हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैपर, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट मैपर, और डबल रेफरेंस का यूज़ करके हम लोग किस चीज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कौन सा मेथड कॉल करेंगे ताकि हमें डीटीओ में दे देगा इस एंटिटी से। तो टू प्रोडक्ट डीटीओ, ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये इस चीज़ को हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग थोड़ा नीचे कर लेते हैं न्यू लाइन से। अब यहाँ पे टू लिस्ट हम लोग इसको लगा देंगे, तो ये हमारा टू लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। बस इतना सा है, इस चीज़ को लिस्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे सेट प्रोडक्ट कर दिया। तो डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते थे, सेट कर सकते थे, तो इसका डीटीओ में कन्वर्ट करके यहाँ पे सेट कर दिया। और रिटर्न हमें कर देना है, क्या रिटर्न करना है, कैटेगरी डीटीओ जिसमें हमने वैल्यू सेट किया। सिंपल है। अभी तक हमने क्या किया है, मैपर बनाया है, प्रोडक्ट मैपर एंड कैटेगरी मैपर, और डीटीओ बनाया है, एंटिटी हो गया है, रेपोजिटरी हो गया है। अब सर्विस में हम लोग बना रहे हैं। तो ये सर्विस कैटेगरी जो हुआ, अब इस कैटेगरी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो कैटेगरी को, ये एंटिटी है, इस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए ये जो रिटर्न करता है, जो भी डेटा सेव किया वो रिटर्न किया। कैटेगरी सेव के टाइम पे हमारा आईडी जनरेट नहीं हुआ था, अभी हमारा कैटेगरी का आईडी जनरेट हो गया है, तो उस चीज़ को हमें रिटर्न कर देगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कैटेगरी मैपर कॉल करेंगे, कैटेगरी मैपर डॉट टू कैटेगरी डीटीओ, क्योंकि डीटीओ रिटर्न कर रहा है, और ये डीटीओ जो है हम यहाँ से पास कर देंगे ये एंटिटी। अब हमारा ये हो गया, ये इसको सिंपली डीटीओ में रिटर्न करेगा। सिंपली हम लोग यहाँ पे रिटर्न लगा सकते हैं। बस ये सर्विस लेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इस चीज़ का वैल्यू कहाँ से देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कंट्रोलर से। कंट्रोलर में जाएंगे, कंट्रोलर में जाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्रिएट यूज़ करेंगे, कैटेगरी कंट्रोलर, पब्लिक
और ये कैटेगरी बनाने के लिए जो टाइप होगा ना, हमारा एचटीटीपी टाइप होगा, वो कौन सा टाइप रखेंगे हम लोग रखेंगे पोस्ट मैपिंग। गेट तो रीड करने के लिए होता है, पोस्ट मैपिंग हमें अब क्रिएट करने के लिए होगा। तो कैटेगरी क्रिएट करने के लिए जो ये रिटर्न करेगा, तो उसका जो टाइप होगा कैटेगरी डीटीओ, जो भी हम लोग डीटीओ पास करेंगे वो इसको रिटर्न करेगा। और यहाँ पे क्रिएट कैटेगरी कर सकते हैं, और उसके अंदर में जो हम लोग बॉडी पास करेंगे, क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ पास करना होगा। रिक्वेस्ट बॉडी में हमें पास करना होगा जैसे कैटेगरी नेम। तो कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आई थिंक काफ़ी है नेम, और क्योंकि हम यहाँ पे दो ही एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं कैटेगरी के लिए, एक नेम एंड आईडी। तो आईडी तो ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। तो बॉडी में हम लोग रिक्वेस्ट बॉडी लिख देंगे, रिक्वेस्ट बॉडी पास क्या कर रहा है ये कैटेगरी डीटीओ। अभी देखो हमने सर्विस में ऑलरेडी लॉजिक लिख दिया है, तो सर्विस को हमें यहाँ पे ऑटो वायर करना पड़ेगा। तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग, सर्विस क्लास जो है कैटेगरी सर्विस जो हमने अभी इम्प्लीमेंट किया था, कैटेगरी सर्विस, यहाँ पे इसको प्राइवेट रख देता हूँ। तो यहाँ पे हम ऑटो वायर इसको कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से ऑटो वायर नहीं करेंगे। जो स्टैंडर्ड तरीका है हमें करना होगा ऑल आर, हम लोग ऑल आर कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हैं। ऑल आर कंस्ट्रक्टर से भी हम लोग इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। तो कैटेगरी सर्विस हमारा रेडी है। नाउ कैटेगरी सर्विस डॉट क्रिएट कैटेगरी, उसमें डीटीओ पास करना होगा। डीटीओ क्या है, कैटेगरी डीटीओ। तो ये हमारा डीटीओ रिटर्न करता है। तो इस डीटीओ में हम आईडी नहीं पास करेंगे, लेकिन जो रिटर्न करेगा उसमें हमारा आईडी भी होगा, साथ में अगर प्रोडक्ट है तो वो भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इसका एक चेक कर लेते हैं एग्जांपल, ये सही चल रहा है कि नहीं। इसको हमें हटा देना है, हमें इसको चेक करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको अभी रन कर देते हैं ये एप्लीकेशन को। हमने अभी क्या क्या चीज़ रेडी कर लिया है, हमने रेडी कर लिया है एंटिटी क्लास, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट का, और डीटीओ भी रेडी कर लिया है, हमारा मैपर भी रेडी हो गया है, तो और ये कैटेगरी प्रोडक्ट रिपोजिटरी भी रेडी है। और हम लोग एक एपीआई क्रिएट कर लिए हैं, किस चीज़ के लिए, क्रिएट कैटेगरी के लिए। तो ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ और, ये जो एंटिटी क्लास हमने बनाया, तो जब हम सेव करेंगे तो वो कहाँ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने H2 डेटाबेस इनिशियल सेटअप में जो हमने किया था, तो वो वहाँ पे हो जाएगा। उस चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी फाइल में, अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में, यहाँ पे हमें हमें एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल में क्या करना है, ये दो चीज़ हमें डालना है, स्प्रिंग डेटा सोर्स यूआरएल और जेडीबीसी जो यूआरएल होगा H2 मेम टेस्ट डीबी। यहाँ पे हम लोग जो भी डालेंगे, सो उस डीबी नेम से हम लोग H2 कंसोल को हम एक्सेस कर पाएंगे। और ये जो एसक्यूएल सो एसक्यूएल ट्रू, यहाँ से हम लोग एसक्यूएल डेटाबेस क्वेरी को देख पाएंगे कंसोल में। ये दो चीज़ हमने लिख दिया है ताकि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, वो हम लॉग में चेक कर पाएंगे। तो इसको स्टॉप करके फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, सर्वर स्टार्ट करके फिर से स्टार्ट कर दिया हूँ। तो अभी इसने क्या किया है, देखो यहाँ पे क्रिएट टेबल कैटेगरी, कैटेगरी का टेबल बना दिया और प्रोडक्ट का भी टेबल बना दिया। अभी हम कुछ भी नहीं किए हैं, फिर भी इसने टेबल स्टार्टिंग में बना दिया, क्योंकि जब भी हम लोग एंटिटी क्लास बनाते हैं तो ये वहाँ से पिक कर लेता है इसको एंटिटी। जब ये नहीं, जब भी हमने एंटिटी बनाया तो यहाँ पे एंटिटी एनोटेशन जैसे ही डालेंगे तो वो क्या करेगा, इस नाम का, प्रोडक्ट नाम का वो टेबल क्रिएट कर देगा। तो प्रोडक्ट टेबल क्रिएट कर दिया और कैटेगरी टेबल, दो एंटिटी था, दोनों टेबल क्रिएट कर दिया। तो वो हम लोग देख पाएंगे अब H2 के कंसोल में। तो यहाँ पे आ गया, जो भी हमने JDBC URL डाला था यहाँ पे देखना वो चीज़ आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम है वो ऐसे आता है और पासवर्ड जो इसका है वो ब्लैंक रहता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में डालें URL, बस हमारा उसी से ये कनेक्ट हो जाएगा। बस हमें लोकल होस्ट 8080 H2 कंसोल लिखना है। ये H2 कंसोल जो है यहाँ पे भी दिख जाएगा जब हम लोग सर्वर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखो H2 कंसोल अवेलेबल एट दिस URL, एंड दो यहाँ पे दे देगा कौन सा डेटा सोर्स URL है। तो जब हम लोग कनेक्ट किए तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोडक्ट और कैटेगरी रेडी हो गया। तो कैटेगरी टेबल हम लोग यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या है, आईडी एंड नेम है कैटेगरी में, और प्रोडक्ट में हमारा क्या क्या है उसको जब हम लोग रन करेंगे तो प्राइस है, कैटेगरी आईडी है, डिस्क्रिप्शन है, नेम है।
ठीक है, ये हमारा हो गया टेबल में जो कॉलम्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आ गया। जब हम लोग अब क्रिएट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे डेटा देख पाएंगे। तो ठीक है, तो हम लोग कैटेगरी पहले क्रिएट करते हैं। कैटेगरी में अभी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग क्रिएट करेंगे तो टेबल में हमारा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एपीआई कैटेगरीज है, लोकल होस्ट 8080 एपीआई कैटेगरीज, जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा किस कंट्रोलर में आएगा, एपीआई कैटेगरीज के अंदर में। तो ये कंट्रोलर है हमारा, इसको नीचे करो, कंट्रोलर हो गया ये कैटेगरी कंट्रोलर। तो एपीआई कैटेगरीज ये आ गया। ये दोनों जो है मैच करना चाहिए ये यूआरएल। जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ से देखो पोस्ट मेथड है, तो यहाँ पे पोस्ट मैपिंग में ये कॉल होगा। तो पोस्ट मैपिंग से कॉल होगा, फिर ये सर्विस में जाएगा, और सर्विस में फिर जो भी हम लोग बॉडी में क्या पास कर रहे हैं, हम लोग पास कर रहे हैं नेम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस कैटेगरी डीटीओ एज ए डीटीओ, जब डीटीओ चेक करेंगे तो इसमें 3 फील्ड है, आईडी, नेम एंड प्रोडक्ट लिस्ट, बट हम लोग ये पास कर रहे हैं सिर्फ ये, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको ये डीटीओ यहाँ से ले लेगा, तो जो भी ये चीज़ पास करेंगे वो एज ए डीटीओ उसमें एक ही वैल्यू है वो आ जाएगा, और ये मैपर से कन्वर्ट होके वो क्या करेगा, इसको एंटिटी में चेंज कर देगा। तो इसमें वैल्यू सेट कर देगा एंटिटी में, और वो एंटिटी यहाँ पे क्योंकि डीटीओ हम लोग नहीं डाल पाते हैं, डाल सकते हैं सेव के अंदर में, हम बस एंटिटी से यूज करेंगे, तो इसलिए हमको कन्वर्ट करना पड़ा, और ये कन्वर्ट करके हम लोग यहाँ से सेव कर दिए, और रिटर्न जो होगा वो हमारा आ जाएगा कैटेगरी। और कैटेगरी मैपर टू कैटेगरी डीटीओ ये क्या करेगा, हमें रिटर्न कर देगा कैटेगरी जो है वो, जो एंटिटी है, एंटिटी हमारा फिर से डीटीओ में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। तो ये हम लोग इसको भी तो डायरेक्ट रिटर्न कर सकते थे, तो लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ नेम है, लेकिन जब हम लोग सेव करेंगे तो आईडी जनरेट होगा, तो आईडी जनरेट होगा तो वो रिटर्न करेगा हमारा एंटिटी। एंटिटी को हम लोग रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डीटीओ है, और इसलिए फिर से हमें मैप करना पड़ा टू डीटीओ, समझ रहे हो। और इसलिए अब इस बार हमारे पास आईडी भी आ जाएगा और नेम भी आ जाएगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। कैटेगरी रिपोजिटरी इज नल। एक मिनट, यहाँ पे बोल रहा है रिपोजिटरी। अच्छा, यहाँ से देखो क्यों नल हुआ, क्योंकि जब हम लोग इसको ऑटो वायर किए नहीं है, तो ये इसका, तो जब हम लोग ऑटो वायर करेंगे नहीं तो कंटेनर इसका ये ऑब्जेक्ट को कॉल ही नहीं कर पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑटो वायर से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, तभी हम इसको मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग ऑटो वायर यूज़ नहीं किया, तो ऑटो वायर यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ से ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कर सकते हैं, या तो यहाँ फील्ड इंजेक्शन कर सकते हैं, या आर्ग्यूमेंट ऑल आर्ग कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो एक है, तो इसका ये इस तरह से बना देगा इंटरनली, इसके अंदर में ये पास कर देगा कैटेगरी रिपोजिटरी, और ये दिस डॉट रिपोजिटरी इस तरह से इसका जो काम है वो ये कर देगा इस तरह से। तो इस चीज़ को हमें करने का ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू जो भी होगा यहाँ पे वो सेट कर देगा। किसके थ्रू हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है हम लोग फील्ड इंजेक्शन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ऑटो वायर यहाँ पे लिख देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये एरर नहीं आएगा। फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अब इसको हम रन करते हैं, ये पोस्ट मेथड है, जैसे रन करेंगे प्रोडक्ट नल है, इस स्ट्रीम में जो गेट प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं वो नल है। तो इस चीज़ को किस तरह से फिक्स करेंगे, जब हम लोग कैटेगरी के अंदर आते हैं, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, और हम यहाँ पे जब कर रहे हैं सर्विस में हम लोग क्या कर, मैपर, हाँ मैपर में, कैटेगरी के मैपर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देखो गेट प्रोडक्ट्स डॉट स्ट्रीम लगा रहे हैं, लेकिन कैटेगरी एंटिटी के अंदर में जब हम लोग जाएंगे यहाँ पे गेट प्रोडक्ट, तो ये अभी क्या है, नल है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, नल अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको न्यू एरे लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। तो ये एम्प्टी हमारा एक लिस्ट क्रिएट हो गया है। अब हमारा ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब करते हैं इसको सेव, तो हमारा इस तरह से ये सेव हो गया है। रिक्वेस्ट हम लोग देख रहे हैं 200 आ गया, मीन्स जो भी डेटा क्रिएट किए वो हमारा सेव हो गया।
तो यहाँ पे 200 के जगह पे हम लोग इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट अगर डेटा सेव होता है तो वो 200 रिस्पॉन्स देता है पोस्टमैन में, लेकिन इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज़ करेंगे। कोड में कैटेगरी कंट्रोलर में यहाँ पे जो कैटेगरी डीटीओ है इसके आगे हम लोग रिस्पॉन्स एंटिटी लगा दिए, और ये जो रिटर्न करेगा, ये रिटर्न क्या करेगा, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी इसका टाइप रहेगा, और ये इसमें जो रिटर्न करेगा वो प्लस http स्टेटस डॉट क्या करेंगे, क्रिएटेड। तो देखो यहाँ पे रिटर्न कर दिया न्यू रिस्पॉन्स, और यहाँ पे कैटेगरी टाइप है तो यहाँ पे टाइप देने का ज़रूरत है नहीं। तो इस तरह से ये रिटर्न कर देगा और हमारा जो क्रिएटेड है वो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। रिस्पॉन्स एंटिटी में हम लोग दो आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, एक जो रिटर्न करेगा वो, और दूसरा जो करेगा स्टेटस। जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इस बार हमारा वो चेंज हो जाएगा। इस बार हमारा स्टेटस जो है यहाँ पे 200 से 201 हो जाएगा। टेबल हमारा क्रिएट हो गया है। अब जब हम लोग इसको सेव करते हैं, यहाँ देखो 201 क्रिएटेड, तो ये हमारा वैलिड रिस्पॉन्स स्टेटस है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं बॉडी आईडी हमारा 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हमारा क्रिएट हो गया। दूसरा, अगर हम लोग क्रिएट करेंगे क्लॉथिंग, इसको जब क्रिएट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट आईडी जनरेट हो जाएगा यहाँ पे क्लॉथिंग। इसको हम लोग डेटाबेस में चेक कर सकते हैं टेबल में। H2 कंसोल में जब हम लोग इसको रन करेंगे, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, और ये कैटेगरी में हमने सेव किया है। तो यहाँ पे देखो आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा जो आईडी है क्लॉथिंग। तो प्रोडक्ट में हमारा अभी कुछ नहीं है, तो ये प्रोडक्ट अभी हमारा ब्लैंक है। ठीक है, अभी हमने देखा क्रिएट कैटेगरी क्रिएशन का। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे इस वीडियो को हम स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये रेस्ट एपीआई पार्ट अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाए। और आप लोगों को मैं मौका दे रहा हूँ कि यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, और ये भी बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो अभी ये सारी चीज़ को मैं गिटहब पे पुश कर दे रहा हूँ। अगर कुछ भी कोड में इशू आ रहा है तो आप रेफरेंस के लिए वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो हम लोग इसको कमिट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अभी गिट ब्रांच से मेन ब्रांच में हैं, और गिट ऐड, तो सारे कुछ हम ऐड कर लेते हैं इसमें। कैटेगरी क्रिएट एपीआई, ठीक है, ये हमने क्रिएट किया है। ओह सॉरी, कमिट। तो ये हमने कमिट कर दिया है। अब इसको पुश कर देता हूँ, गिट पुश टू मेन। अब हम लोग जब गिट का रिपोजिटरी यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा कोड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट लिस्ट हमारा आ गया है। ठीक है, इसके अंदर में ये सारे चीज़, सारे डिटेल, कंट्रोलर, डीडीओ, एंटिटी मैपर, रिपोजिटरी, सर्विस, तो ये सारा आ गया है। ये गिटहब यूआरएल मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग यहाँ से देख सकते हो रेफरेंस के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट हो तो इस कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा हमें वो भी कमेंट में बताएं, और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।